नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे शिक्षा का खेल, अभिभावक हो रहे फेल की। देवभूमि उत्तराखंड अपने आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में प्रथम दर्जे की शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहां पर पूर्व में रहे प्रधानमंत्री से लेकर कई ऐसे बड़े चेहरे जिन्होंने उत्तराखंड से ही अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कर प्रदेश का नाम ऊंचा किया। साथ ही राज्य सरकार भी निरंतर ही शिक्षा प्रणाली को और अधिक दुरुस्त व आधुनिक करने के लिए भी कार्य कर रही है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पाने वाले उत्तराखंड को अब कहीं नजर सी लग गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों को प्रस्तुत की जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों को भी शिक्षा से जुड़े माफियाओं ने अपनी कमाई का हिस्सा बना लिया, जिसके कारण अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर में धांधली के चलते प्रदेश के अभिभावकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ स्कूलों की बढ़ती फीस और मनमानी के चलते अभिभावक परेशान हैं, तो वहीं एक बड़ा खुलासा एनसीईआरटी की किताबों को लेकर बीते दिनों हुआ है, जिसमें दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक को ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने 3 गुना अधिक दामों में प्रकाशित किया है, जिसको लेकर करोड़ों का खुलासा किया गया है। इसके बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप है एनसीईआरटी के द्वारा दिल्ली में प्रकाशित पुस्तकों की तुलना में उत्तराखंड में प्रकाशित सभी पुस्तकें काफी अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर जहां दिल्ली में एक पुस्तक की कीमत लगभग 65 रुपए है, तो वहीं उत्तराखंड में वही पुस्तक काफी महंगे दामों पर उपलब्ध है और इस मूल्य अंतर से करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला नैनीताल जिले के हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। 46 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। जांच में सामने आया कि अभिभावकों को एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की बजाय महंगी निजी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो सीबीएसई नियमों का उल्लंघन है। जबकि पूर्व में प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में कई निजी स्कूलों की बुक सेलर के साठगांठ सहित कई तरह की अनियमितताएं मिली थी। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से निजी स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है और दूसरे प्रदेशों की सियासत में भी इस विषय ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष ने भाजपा सरकार के शिक्षा विभाग पर माफियाओं का राज बताया है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखने वाले उत्तराखंड में छात्रों की किताबों से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में भारी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हाल ही में खुलासे के दौरान पता चला है कि स्कूली छात्रों के दिल्ली से प्रकाशित हुई एनसीईआरटी की किताबों को ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा 3 गुना अधिक दामों में प्रकाशित किया गया है, जिसका परिणाम स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही विभाग की प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह खुलासा प्रदेश के हल्द्वानी क्षेत्र के एक स्कूल के प्रबंधक दीपक बलियोटिया ने किया है और मुफ्त वितरण वाली एनसीईआरटी की किताबों को बाजार में महंगे दामों पर बेचने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे करोड़ों का घोटाला बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों की मनमानी पर एक्शन होता दिखाई दिया है। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जांच के बाद सामने आया है कि अभिभावकों पर एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की जगह निजी प्रकाशनों की महंगी किताबों को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जिला अधिकारी नैनीताल के अनुसार सामने आई इस प्रकरण को निजी स्कूलों और किताब विक्रेताओं की आपसी गठजोड़ के रूप में भी देखा गया है। साथ ही कई दुकानों से स्कूलों द्वारा जारी पर्चियां भी बरामद हुई हैं। इस सब के बाद सभी संबंधित स्कूलों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए और जवाब न मिलने पर स्कूलों के खिलाफ विधिक कार्रवाई और प्रशासनिक दंडात्मक कदम उठाने पर भी जोर डाला है। प्रशासन के ऊपर भी किसी का दबाव है और वो दबाव किसका है, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, किसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड में जो किताब छप रही है वो ये है, इसका पेज बदला हुआ है, सेम क्लास की है, उसी क्लास की जो है पुस्तक, इसका कवर पेज अलग है, ये दिल्ली की छपी हुई है। इसका मूल्य 65 रुपये है और इसका मूल्य 118 रुपये है। अच्छा, दूसरी चीज, कवर पेज चेंज कर दिया। कवर पेज में बेनियन ट्री है, बेनियन ट्री बोले तो बरगद का पेड़, और अंदर लिखा है आवरण बनियन ट्री लिखा है और चित्रांकन एवं लेआउट दिया है गोयल जी का। अब नकल तो कर दी,
लेकिन यहाँ भूल गए कि यहाँ बनियन ट्री गायब हो गया है, वहाँ अंदर भी गोयल जी का भी नाम है और बनियन ट्री लिखी हुई है। अच्छा, ये सब आनंद फानंद में हो रहा है, ये सब जो दबाव बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि कोर्ट साफ कहता है, एनसीईआरटी साफ कहती है मल्टीपल बुक्स के लिए। जिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की जो जितनी किताबें अवेलेबल है हमने सब लगाई है। कि पूर्व में भी जनपद प्रशासन द्वारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें हैं, जो यूनिफॉर्म है, जो नोटबुक्स हैं, उनको लेकर या फीस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो एनसीईआरटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों वही पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगे। तो अभिभावकों की तरफ से बारंबार ये शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि जो महंगी किताबें हैं या उसमें कुछ नेक्सस भी देखने को मिलता है, तो उस वजह से अभिभावकों पर बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें अपने पालियों को शिक्षा दीक्षा देने में उनका ओवर बजटिंग हो जाता है। देखिए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एनसीईआरटी की किताबों को उत्तराखंड में एससीईआरटी के बैनर के तले अधिक कीमतों में बेचा जा रहा है और देखा गया कि जो कागज की गुणवत्ता है किताबों की, वो भी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, न सिर्फ ये नैनीताल जिले के लिए बल्कि ये पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी मात्र या एससीईआरटी मात्र नैनीताल में नहीं है, पूरे प्रदेश में इसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। और हम देखते हैं साल दर साल की ये ऐसे मुद्दे निकलते आ रहे हैं। किताबों को लेकर के दुकानों में चीजें उठती रही हैं। पिछले साल देहरादून के डीएम ने भी इस पे किस तरह की कार्रवाई की थी, जो अधिक कीमती की किताबों को लेकर के बात हो रही थी। तो सरकार को चाहिए कि इस पर एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए। प्रदेश में स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों की जेब काटने वाले सामने आए शिक्षा विभाग से जुड़े इस प्रकरण ने विषय को गंभीर बना दिया है और जिसके चलते प्रदेश की सियासत में भी इस गंभीर विषय ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्ष का लगातार मानना है कि पहले ही छात्रों को महंगी शिक्षा मिल रही है, साथ ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त भी नहीं है। ऐसे में किताबों से जुड़े इस मामले से कहीं न कहीं सरकार की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक सहायता के इन कार्यों को अंजाम नहीं दिया जाता, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा माफियाओं और किताब माफियाओं को सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की माने तो विपक्ष को यदि इतनी ही चिंता है तो प्रमाण भी साबित करना चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल आरोप लगाकर भागने का काम करता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रकरण की पूरी जांच करने के बाद जो भी अधिकारी सम्मिलित पाए जाएंगे निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, हम तो जनता के साथ हैं और देखने में आ रहा है कि लगातार जो पढ़ाई के मामले में ये पढ़ाई का व्यवसायीकरण हो रहा है। शिक्षा महंगी होती जा रही है। जहां एक तरफ जो सीबीएसई के रूल हैं, एनसीईआरटी की जो सही पुस्तकें हैं, उसके वहां पर जो सरकार की और पुस्तक विक्रेताओं की जो मिली भगत है, उससे जो अभिभावकों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है वो बहुत ही गलत है और हम जनता के साथ हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं कहीं पर सुनने में आया कि सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। एनसीईआरटी की बुक में ही अगर धांधली हो रही है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से शिक्षा माफिया, किताब माफिया हावी है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब छापेमारी की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जब ये पूरा खेल पर्दे के पीछे रचा जा रहा था तब जो है प्रशासन किस कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ था और बिना ऊंची पहुंच के, बिना ऊंचे षड्यंत्र के इस प्रकार का खेल नहीं हो सकता है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, एनसीईआरटी की किताबें महंगे दाम में बेचने की, निश्चित रूप से उसकी जांच कराएगी सरकार और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की या अन्य अधिकारियों के जो भी दोषी होंगे और ऐसे के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कराएगी। ये गंभीर मामला है और शिक्षा में अगर इस तरीके से माफिया पनपेंगे और किताबों को महंगे दामों में बेचने का काम करेंगे तो सरकार उनको बख्शने का काम नहीं करेगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
कुल मिलाकर सामने आई स्कूली छात्रों की किताबों से जुड़े इस मामले ने विषय को अपने आप में गंभीर बना दिया है और प्रदेश की राजनीति में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को भी जायज बना रहा है, क्योंकि ये मामला बच्चों की शिक्षा और उनके अभिभावकों की जेब से जुड़ा हुआ भी है। ऐसे में राज्य सरकार को भी इस मामले की तह तक जाकर जांच करनी चाहिए और भविष्य में भी इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने निकल कर ना आए, उस पर भी विचार जरूर करना चाहिए, जिससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में उभरता हुआ राज्य उत्तराखंड किसी भी प्रकार से शिक्षा माफियाओं का अड्डा ना बन सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेटी की ओर से, और अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ में थोड़ी ही देर में प्रभा वदुनी जी भी जुड़ेंगी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, और दीपक मलिक जी सामाजिक कार्यकर्ता और अभिभावक संघ प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ में आके कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सबसे पहले आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसे ही किताब माफियाओं के कोई तार खुले जो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जुड़े हुए थे। आखिर शिक्षा में भ्रष्टाचार के ये मामले कब खुल पाएंगे और कब इस पर लगाम लग पाएगी? क्या लगता है किस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? और मैंने भ्रष्टाचार का एक अवसर राज्य के अधिकारियों ने ढूंढ लिया। उन्होंने एनसीईआरटी किताबों के पेज पढ़ाने का भी काम किया और लंबे समय से, कई सालों से लगातार देखा जा रहा है, 8-10 साल हुए कि जो एनसीईआरटी की बुक के अलावा कुछ बुक्स लगाई जाती है जो स्कूलों में लगाई जा रही है, जैसे मोरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट और 2-3 और सब्जेक्ट, SST वगैरह। जिन बुक्स का प्रकाशन स्कूल के लोग प्राइवेट पब्लिशर से करा रहे हैं या प्राइवेट पब्लिशर की बुक खरीद रहे हैं, जब आपको वो जानकारी 2018-2000 तो आपको उसी की बुक जो एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल करके सस्ते दरों पे केंद्र सरकार द्वारा किए गए एनसीईआरटी की थी, वो नहीं दी गई, नहीं वो बुकों का प्रकाशन हुआ। दूसरा, उससे भी अधिक क्या हो गया कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसी बुक को कवर बदलकर, जैसा आपने अपने चैनल पर अभी पूरे विस्तार से डिटेल के साथ दिखाया, उनके 2 गुने से अधिक 3 गुने तक रेट कर दिए गए। सरकारी स्तर पर किया गया ये भ्रष्टाचार, उसको जांच करने में कम से कम 10 दिन से मामला प्रकाश में आ रखा है, लेकिन ना तो कोई जांच कमेटी बनी, ना जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट है, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई। हम यही कह रहे हैं कि आज के समय में भी, आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती है और हम जब उनको शिक्षा के क्षेत्र के योगदान के रूप में देखते हैं और सरकारी योगदान की जब तुलना करते हैं तो पता लगता है कि सरकार द्वारा की गई सब्सिडी, सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बुक का जो क्वालिटी है वो इतनी घटिया रखी गई, जबकि वो सब्सिडाइज रेट पे छपती है। तो आपको सही क्वालिटी देनी चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी भी बिलो स्टैंडर्ड है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वही बुक्स कई बार 3-4 साल तक लगातार चलाई जाती है, लेकिन बार बार ये भ्रम को नए सिरे से छापे, तो नए सिरे से छापने के कारण नए सिरे से छापने। ठीक है सर, ठीक है आशीष जी हम लौटेंगे आपके पास में, लेकिन आपको ये भी अवगत कराना है कि आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, फिर आपके पास वापस से लौटेंगे। अरुण जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? आप प्लीज़ अनम्यूट करें ताकि हम आपको सुन सकें। शिक्षा माफियाओं पर लगाम कब लगेगी? सबसे मुख्य रूप से ज़रूरी चीज़ों में से एक माना जाता है शिक्षा को, और उस पर ही इस तरीके से जो मुनाफाखोरी हो रही है। 65 रुपए की किताब जो दिल्ली में उपलब्ध है वो उत्तराखंड में उसी के 3 गुना दामों पर मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए गरिमा, शिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार है और मुझे लगता है कि उस अधिकार की आड़ में कुछ लोग अपने अधिकार साध रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस तरफ गंभीर होगी, क्योंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता आएंगे तो वो हकीकत बताएंगे कि क्या है। लेकिन
बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। एक तो पैसे का ज्यादा होना और दूसरे वो कागज की क्वालिटी का बहुत निम्न स्तर पर आ जाना, ये दोनों चीजें एक बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं। और खासकर देखिए, मैं तारीफ करूंगा नैनीताल जिलाधिकारी की कि जिन्होंने स्कूलों को नोटिस भी दिया और इस मामले की जांच भी बैठाई, क्योंकि वो नैनीताल जिले का ही मामला नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का मामला है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में शासन स्तर पर संज्ञान लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किन कारणों से अब तक वो कार्रवाई नहीं हुई, और वो हमें नहीं पता, ना आपको पता है ना हमें पता है। लेकिन जहां तक इतने बड़े पैमाने पर घटिया कागज और बड़े मूल्य की किताबें आई है, तो इस मामले में निश्चित तौर पर किसी मिलीभगत के संकेत मिल रहे हैं और उस मिलीभगत का पता लगाना चाहिए कि आखिर ये कौन से कारण है कि इतने घटिया कागज की बड़े दामों की किताबें उत्तराखंड में सप्लाई हो रही है। जी गरिमा। ठीक है, देखिए, एक तो कागज की क्वालिटी को लेकर आपने मुद्दा उठाया और दूसरा महंगे दाम। मुझे लगता है सबसे पहले महंगे दामों को लेकर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली इसी चीज़ को लेकर होती है। कई माता पिता इतना भार उठा ही नहीं पाते और यही वजह है कि उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और फिर हमारे देश का भविष्य बिगड़ता है, क्योंकि युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं, बच्चों को देश का भविष्य कहते हैं। दीपक मलिक जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दीपक रावत जी का पहले रुख करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सर, लापरवाही कहां पर हो रही है? इन शिक्षा माफियाओं के तार क्या उच्च स्तर तक जुड़े होते हैं? यही वजह है कि इन पर नकील कसने का काम शुरुआती स्तर पर नहीं होता और इनका कारोबार फलता फूलता रहता है? गरिमा जी, जिस राज्य की सरकार शिक्षा से ज्यादा शराब के कारोबार कैसे बढ़ाया जाए राज्य में, इसको ध्यान में रखकर कार्य करे और स्कूल कितने नए खुले, इससे ज्यादा कितने शराब के ठेके प्रदेश में खुले अलग अलग जगह, इस पे ध्यान दे, तो ये स्थिति ही होती है। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, नहीं चल रही है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार आपको और हमें सुनाने के लिए चलती है। क्या अरुण जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या ये संभव है कि बिना किसी मंत्री संतरी के मिले हुए कोई शिक्षा माफिया इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है कि 65 रुपए की किताब को 120 रुपए में बेचे, वो भी उत्तराखंड में? और आप अधिकारियों को ढूंढते रहे, आपका ध्यान कमीशन खोरी में है, कमीशन बांटने में है, कमीशन में अपनी हिस्सेदारी में है। ये सरकार के ऊपर आरोप है। सरकार अपनी कमीशन खोरी पे लगी हुई है। इन किताबों के माध्यम से कमीशनर खोरों को बैठा रखा है। एक 65 रुपए की दिल्ली में बिकने वाली किताब उत्तराखंड के गरीब बच्चे को 120 रुपए में खरीदी पड़ रही है। ये स्थिति उत्पन्न करेगी सरकार की शिक्षा की। तब कहते हैं कि आप कहते हैं कि सर्व समाज की हम विकास की बात करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं गरिमा जी, पिछले महीने ही नकली किताबों का जखीरा पकड़ा गया था। नकली किताबें छप रही हैं। शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है, आप बताइए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में नकली किताबें छपेंगी उत्तराखंड में। अब ये उत्तराखंड इसलिए पूरे प्रदेश भर में, विश्व भर में इसलिए जाना जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की नकली किताबें जो है वो यहाँ उत्तराखंड में छपेंगी और उसके लिए पूरा प्रदेश जाना जाएगा, बदनाम होगा। और आज हम देख रहे हैं कि वो नकली किताबें तो छोड़िए, अब यहाँ की जो किताबें छापी है उसी में धांधलीबाजी कर दी। अरे कितना कमीशन खाओगे दावी जी, शिक्षा मंत्री जी, कितना कमीशन खाओगे? 10 साल से सरकार में है आप, 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, कहां कमीशन खोरोगे? शराब के माफियों से आपको कमीशन चाहिए। शिक्षा की अब बच्चों शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चे किताबें लेते हैं उसमें भी कमीशन चाहिए। और यहाँ पर राम का नाम लेंगे, सनातन का नाम लेंगे, हिंदुत्व का नाम लेंगे। अरे आप राजनीति करिए पर कभी छात्रों को तो छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए, उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करिए। नौजवानों को तो आपने शराब पिलाने के लिए आपने छोड़ दिया कि आप शराब के ठेके खुलवाइए, आपको आय के स्रोत बढ़ाने हैं। अरे बच्चों को तो, ननिहालों को तो छोड़ दीजिए, उनको तो छोड़िए, आप उनके भविष्य की चिंता करिए। आपका भविष्य तो ये जनता तय कर ही देगी, लेकिन आप कम से कम सत्ता में बैठे हुए हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करिए। कितनी शर्म की बात आ रही है अरुण जी। विपक्ष में हम जरूर हैं, लेकिन इस प्रकार का कृत्य वो तो उत्तराखंड जाना जाएगा। अरुण जी आप बताइए, बड़ी
अब हमें अब विपक्ष कुछ बोले तो आप कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे राजनीति क्यों अभी ना बीजेपी करें? की आप प्रवक्ता बताइए, दीपक जी आप नहीं कौन जोड़े हैं, आप सारे सवाल अरुण जी से क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ा ये नहीं समझ पा रही हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता जोड़ेंगे? कारण है, मैं पूछना चाहता हूँ, कारण है कि हाँ। जब विपक्ष कोई प्रश्न करता है तो सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं हाँ। चाहता हूँ कि अगर अरुण जी ये सवाल जब आए, पूछे उनसे कि कहाँ है इनका हिंदुत्व, यही है इनका सनातन। इसमें यही है हिंदुत्व इनका और हिंदुत्व। सनातन की चर्चा की क्या जरूरत है दीपक जी? मुझे लगता है ये एक जनहित का मुद्दा है। स्कूल पढ़ने के लिए आपके भी बच्चे जाते हैं, हमारे भी बच्चे जाते हैं, और अन्य दलों के लोगों के भी बच्चे जाते हैं, तो फिर ये कैसे कहना हो गया हिंदुत्व सनातन? गरिमा जी, क्या आप जब मतलब भी है? भारतीय जनता पार्टी अभी आई नहीं हो, अभी गरिमा जी अभी भारतीय जनता पार्टी की हाँ। प्रवक्ता आई नहीं, या हाँ। जब भी आप उनसे कोई प्रश्न करें वो घूम फिर के इसी लाइन पे आते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जब शिक्षा की बात, बच्चों के ननिहालों की शिक्षा के भविष्य की बात हो, उनकी पुस्तकों की बात हो, ये कमीशन खोरी कहां से आ गई वहां? इसका जवाब नहीं कौन बिल्कुल देगा? बिल्कुल, देखिए तो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और वो सबके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि यही लोग जब आगे चलकर इनका भविष्य ठीक नहीं होता तो हमारे लिए ठीक नहीं होता। खैर, लौटेंगे हम आपके पास में। दीपक मलिक जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और अभिभावक संघ प्रतिनिधि हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, बहुत परेशानी होती है अभिभावकों को, खास तौर पर हम सब भी स्कूल में पढ़े हैं और मुझे याद है, क्योंकि हम सबका अपना अनुभव भी है कि स्कूल में ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि आपको किस स्कूल से अपनी यूनिफॉर्म खरीदनी है, कहाँ से कॉपीज खरीदनी है। वही कॉपी जो बाहर किसी आम दुकान में 20 रुपए की मिलती है, वो उस दुकान में जो आपके स्कूल द्वारा बताई गई है वहां पर 40 रुपए की मिलती है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। जब मैं भी पढ़ती थी तब भी यही होता था। अब शायद इससे भी ज्यादा दाम बढ़ गए होंगे। ऐसा क्यों है? इस पर हर बार मुद्दा उठता है, लेकिन कभी भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती क्या? या फिर एक बहुत बड़ा पूरा माफिया जो है वो चल रहा है, यही वजह? ये तो एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया कॉपी का, सोचिए जिसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, और किताबों में तो अलग ही चल रहा है कि आप किसी पब्लिकेशन की उठाकर चलाए दे रहे हैं, मनमर्जी दाम जो है वो उस पर छाप दे रहे हैं। तो ये सब क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? शिक्षा को लेकर भी सजग नहीं है सरकार, तो भला क्या मूल जरूरत पूरी कर पाएंगे आम जनता की? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए दीपक जी, पहले आप अनम्यूट करें ताकि हम आपको सुन सकें। उत्तराखंड में अगर हम सरकार का जिक्र किया जाए तो ये तो सबके सामने है कि सरकार क्या कर रही है। इधर सड़क बनती है, पीछे से खुदती हुई आ रही है। सड़क बनती है, एक बरसात में बह जाती है, बरसात चल रही है, उसके बीच में सड़क बन रही है। तो सरकार का तो जो काम है ना, वो केवल राजस्व उगाना और उड़ाना, ये रह गया है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है शिक्षा के लिए। ऐसा होता था, मैं आपको कुछ बात पुरानी पर जा रहा हूं, ऐसा था, यही भाजपा है। अभी हमारे मित्र दीपक रावत जी भी बोल रहे थे, अभी सैनी साहब भी बोलेंगे, अरुण शर्मा जी भी जानते होंगे बहुत कुछ। इसके जो फाउंडेशन स्टोन होते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो शुरू में जनसंघ के समय में, उनका जो एक चिंतन होता था, एकात्म मानववाद चिंतन, एकात्म मानववाद जो जुड़ा जाता है, जो शब्द बोला जाता है, वो चिंतन क्या है? अरे आज वो चिंतन क्या है? इनसे पूछे ना, बगले झांक जाएंगे। इनके ऑफिसों में फोटो लगी हुई मिलेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, लेकिन आज ये टोटल भ्रष्ट कल्चर में बदल चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद था, एक लाइन लगी होती है, आगे वाले की चिंता सबको है, वो नजर में आ रहा है, सबकी ये लाइन में आगे लगा हुआ है, क्योंकि आगे लगा है। एक तरीके से जिसे बोले वो ताकतवर है, लाइन में आगे है। लेकिन जो लाइन में विकास में सबसे पीछे लगा हुआ है, पीछे है, उसकी चिंता करनी जो गरीब आदमी है। लेकिन आज वो चिंतन इनका खत्म हो चुका है। आज तो जैसे तैसे करके सरकार बनानी, कैसे भी हो दूसरी विपक्षियों की सरकार गिरानी, उसी में सारी इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आज किस किस अंतरराष्ट्रीय स्तर की फाइलों में हमारे देश का नाम आ रहा है, पार्टी उसको टोटल डिनाई करती है। हाँ, यही नाम अगर विपक्ष का है, थोड़ा मेरा चिंतक राजनीतिक हो रहा है, क्षमा चाहता हूं। यही चीज इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया। शिक्षा में ये लोग चाहते हैं कि सरकारी शिक्षण तंत्र टोटल फेल हो जाए, क्योंकि सरकारी शिक्षण तंत्र जो है उससे इनको इनकम नहीं है। उसमें कांग्रेस के लोग भी इन्वॉल्व हैं।
इन्होंने क्या है, इनके नेता जो हैं उनकी जो ईमानदारी की राजनीतिक दलों की कमाई है वो शिक्षा के क्षेत्र में निवेश हो रही है। पहले तक ये निवेश होते थे गली मोहल्ले के स्कूल में, बाद में इन्होंने भ्रष्टाचार का टोटल कॉर्पोरेट स्तर का बना दिया, उससे बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं। और जो ये स्कूल खोले जाते हैं ये कैसे खोले जाते हैं? चैरिटी ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन होता है जिसकी पहली डेफिनेशन है नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करना। जितने स्कूल खोले जाते हैं ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर आते हैं, लेकिन क्या वो शर्तें, उन शर्तों में भी इन्होंने पेच डाले हुए हैं बचकर निकलने के लिए, क्योंकि इन भारत के नेताओं की इन प्राइवेट स्कूलों में, एजुकेशनल बड़े हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में हिस्सेदारी है। उत्तराखंड का एक मुद्दा ये केवल आ रहा है जो पुस्तक के प्राइस का, ये बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स में भी आ गया, सभी जगह आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार के कान पर जो भी रहेंगे, सरकार एक कहेगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो किया जाएगा, ये किया जाएगा। अरे 10,000 फाइलें तुम्हारी पहले दबी पड़ी हैं भ्रष्टाचार की, एक और जुड़ जाएगी तो क्या होगा? सब मिले हुए हैं, ये नौकरशाही, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये सब के सब की इन्वॉल्वमेंट है, इससे ये शिक्षा माफिया पनप रहा है। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो रहे हैं, लेकिन यहां पर आज तक स्टेट का फीस एक्ट नहीं है कि प्राइवेट स्कूल हैं आपने खुलवाए, वो चैरिटेबल ट्रस्ट में है, उनको लूट करने की ऐसे छूट दे दी जाएगी, मनमांगी फीसें ले रहे हैं, भ्रष्टाचार उनका इतना फीस लेते हैं, किताबों का प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं उनकी किताबें लगा रहे हैं। अरे तीसरी चौथी क्लास के बच्चे की 6-6, 8-8 हजार रुपए की किताबें आ रही हैं। अरे कुछ तो शर्म करो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों पर चलने वाले लोगों। दीपक जी, प्राइवेट स्कूल हर साल उनकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये सारी बहुत आम चीजें हैं जहाँ से की यूनिफॉर्म आती है। ठीक है सर, प्रभा जी जुड़ चुके हैं, अभी इन सारे सवालों का हम जवाब उनसे जरूर लेते हैं, लेकिन सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, आपको रोक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। प्रभा जी, आप थोड़ी देरी से जुड़े, आज शिक्षा का मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा माफियाओं का जिक्र बार बार सामने आता रहा है, उत्तराखंड में भी इसके तार जुड़े रहे हैं। वो किताबें जो दिल्ली या अन्य प्रदेशों में 60, 65 या 50 रुपए में मिल जाती हैं, वही किताबें उत्तराखंड में 150, 200 रुपए तक मिल रही हैं। ऐसा क्यों है? नोटिस स्कूलों को जारी कर दिया गया है। हर बार जब भी नए सेशन की शुरुआत होती है, बहुत सारे पेरेंट्स सामने आते हैं, अभिभावक इस मुद्दे को उठाते हैं, अभिभावक संघ के लोग सामने आते हैं, और हर बार कुछ छोटी मोटी कार्रवाइयों के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है और अभिभावकों पर जो बोझ होता है वो जस का तस हर साल की तरह बरकरार रहता है। एक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? इन माफियाओं पर, जो शिक्षा व्यवस्था का इन माफियाओं ने पूरी तरीके से खस्ता हाल कर रखा है, उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए भरसक प्रयास क्यों नहीं करती सरकार? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ये जो मामला आया है ये हल्द्वानी का संज्ञान में आया है, और जिस प्रकार से वहां पे जो उसमें ये बताया गया है कि जो किताबें जो सीबीएसई का और नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें सब जगह ये है कि अब एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वही स्कूलों में लगेंगी और वही पढ़ाई जाएंगी। लेकिन कई जगह ये मामला आया है कि जो एनसीईआरटी की किताबें ना पढ़ा के वहां पे जो प्राइवेट जो पब्लिशर्स होते हैं, बुक पब्लिशर, उनकी बुक जिन स्कूलों में लगाई गई है, उन स्कूलों से जैसे ही ये पेरेंट्स के माध्यम से सूचना आई है, और ये मैं तो ये कहूंगी पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि बच्चे निश्चित तौर पर जब स्कूल में जाते हैं उनके एक अवेयरनेस जो ये चीज आई है, इसका मतलब उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराई है, और जिस प्रकार का वहां के प्रशासन ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको 3 दिन के अंदर ये कहा गया है कि स्पष्ट करें कि जब नई शिक्षा नीति के तहत जब आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ानी है तो आप ये प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें आप कैसे रेकमेंड कर सकते हैं स्कूल्स में। तो मुझे लगता है कि अब ये जो सारी चीजें आई हैं इसके तहत, अभी तो ये हल्द्वानी जिले की मामला आया है, तो सभी जगह उत्तराखंड में
इसी प्रकार से हर जगह ये किताबें एनसीईआरटी की लगी गई है। मैंने पता भी कई जगह यहाँ भी करा, लेकिन सब जगह, लेकिन जहां ये मामला आया है गरिमा जी, हमने देखा है उन स्कूलों की, हमने ये भी देखा है कि 12 स्कूलों की मान्यता भी सरकार ने और प्रशासन ने रद्द कर दी है, और उनको ये भी कहा गया है, उनसे कारण बताओ नोटिस के साथ साथ उनको चेतावनी भी दे दी गई है कि आपका रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं पुनः होगा जब तक कि आप ये सारी चीजों की जानकारी, या आपने ये सब चीजें क्यों की है। तो ये तो देखिए प्रशासन ने बहुत कठोर, मैं कहूंगी ठोस निर्णय लिया है। दूसरा देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत गलत बात है, और हमने पिछले साल देहरादून में भी हमारे यूनिफॉर्म का एक मामला संज्ञान में आया था, जहां पे हमारे जो डीएम समीन बंसल है, उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते, जैसे जैसे पेरेंट्स और अभिभावक का पता चला था उन्होंने तुरंत, कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि प्रशासन के अगर संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने इस प्रकार से कोई लापरवाही हुई हो, या हमने बड़े बड़े स्कूल देहरादून के देखे हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, जिसके बाद चाहे वो फीस बढ़ाने की बात हो, चाहे वो यूनिफॉर्म का हो, या पेरेंट्स को किसी एक जगह से ही चीजें लेने के लिए उनको मैं कहूंगी बाध्य करना हो, तो ये सारी चीजें, और उसी का मैं कहूंगी एक परिणाम है कि आज स्कूल खुले हुए, न्यू सेशन जो स्टार्ट हुआ है, आज 2 महीने हुए हैं, तो कम से कम इस जिला में हमने नहीं देखा है कि ऐसा कोई मामला इस बार आया है। तो देखिए, ये सरकार की और प्रशासन का मैं कहूंगी कड़े नियम ही हैं, जिनकी वजह से इस प्रकार की कोई भी चीज हमारे जिले में तो नहीं हुई है। हाँ, अब जिस प्रकार ये प्रकरण आया, मैं बिल्कुल कहती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार लेकिन प्रशासन ने वहां पर जो सख्त कार्रवाई की है, मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगी। उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, और ये तो देखिए नई शिक्षा नीति में ही अब एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस जो कहा गया है कि आपको इस प्रकार से ये चल रही है, तो वहां पे कोई प्राइवेट बुक नहीं लग सकती है, प्राइवेट पब्लिशर्स की, उनको चेतावनी दे दी और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। तो मुझे लगता है प्रशासन ने बहुत सही काम किया है, और आने वाले समय में हम यही देखेंगे कि अगर कहीं से भी, क्योंकि देखिए जब एक जगह इतनी सख्त कार्रवाई हो गई है तो ये संदेश तो जगह जगह हर जिले में जाएगा, हर स्कूल में जाएगा। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा अवेयर हैं। तो मुझे लगता है, और अगर कहीं पर इस प्रकार हो भी रहा है कृत्य, तो मुझे लगता है उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पेरेंट्स को अपनी रिपोर्ट, अपनी कंप्लेंट जरूर दर्ज करवानी चाहिए, और उसके बाद हम देख रहे हैं जिस प्रकार प्रशासन हमारा निर्णायक होकर तुरंत कार्रवाई कर रहा है, 2 दिन के अंदर चलिए हो रही है। आती हूँ। ठीक है प्रभा जी, देखिए सवाल आप कार्रवाई की, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि कार्रवाइयां जरूर होती हैं जब नए सेशन पर मुद्दे उठ। फीस एक्ट आज तक नहीं बना, इन लोगों के बस का नहीं है। मैं कहूंगी कि मामलों में भी यही चीजें आई है। जब हमने किसी यूनिवर्सिटी में देखा है, अगर एक छोटी घटना भी हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हुई है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उसको अपने संज्ञान में लेकर उन चीजों पर कार्रवाई करते हैं और सख्त निर्देश भी देते हैं। लेकिन अगर मैंने यही कहा है कि अगर आज पिछली बार जिला देहरादून में जब इस प्रकार की गतिविधियां हुई थी, तो उसी का परिणाम है कि इस बार हमने खुद देखा है कि नया सेशन हो गया, कोई इस प्रकार की कोई घटनाएं सामने नहीं आई है कि किसी प्राइवेट स्कूल ने किसी प्रकार की फीस बढ़ाई है, यूनिफॉर्म कहीं पेरेंट्स को बाध्य किया है। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर धीरे धीरे जब ये घटनाएं हुई हैं, सख्त कार्रवाई है, तो उसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। लेकिन जो ये घटना सामने आई है, इसमें भी हमने देखा है तुरंत कार्रवाई हुई है, उनको कठोर से उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसीलिए उन लोगों को कठोर सजा भी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे वो बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, चाहे छोटे स्कूल हो, तो ये एक नजीर पेश करता है कि अब राज्य में अगर पिछले कई वर्षों से, या मैं कहूंगी किसी भी, जो पहले चाहे वो कांग्रेस की सरकारें थी, जो उन लोगों ने दीमक की तरह शिक्षा व्यवस्था में बड़े बड़े, चाहे मैं कहूंगी कि इसको खोदने का काम किया हो, यहाँ से मुनाफा कमाने का काम किया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, कोई भी तरह की माफिया हो, अब वो प्रदेश में नहीं टिक पाएंगे, और उन्हीं को जड़ से उखाड़ने का काम सरकार कर रही है। देख लिया, अगर किसी सरकार ने या कभी भी ये काम, कोई गड्ढे खोदने का काम करता है और दीमक की तरह उसकी जड़ें फैलती हैं, गरिमा जी, तो मैं कहूंगी कि उसको साफ करने में भी समय लगता है। तो वो जो दीमक होता है, क्योंकि एक बार साफ करते हैं वो दोबारा निकल आता है, तो उसके लिए भी इसीलिए हम कह रहे हैं कि बड़े स्तर की कार्रवाई की जरूरत है। ठीक है मैम, समय में मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में दोबारा कोई इस तरह की हरकत करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम हर साल ऐसी चर्चा, ठीक है प्रभा जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। दीपक रावत जी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका रुका। दीपक जी, लगता है कि इन कार्रवाइयों के बाद कुछ बदलेगा? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो जवाब दिया उससे निश्चित रूप से उन्होंने सजेशन दिया है, सुझाव दिया है कि जो अभिभावक इस तरह की समस्या से निवार है उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने वाली है। जो 65 की किताब 130 में बिक रही है, बिल्कुल सही, मैं तो बहुत समर्थन कर रहा हूँ।
₹65 की किताब जो 120 रुपए में बिकी और शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे और शिक्षा सचिव के नाक के नीचे। अब ये एक बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने वाली है जी। उस रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि 65 रुपए 20 रुपए की किताब या 65 में बिकी है। उसमें ये कहा गया है कि जो एनसीईआरटी की किताब है, ये तो बता दीजिए। प्रभा जी मैम रुक जाइए मैम, बीच में मत बोलिए। प्रभा जी मैम प्लीज बीच में मत बोलिए, आप बार बार बीच में बोलेंगे तो ऐसा फिर चर्चा नहीं आगे बढ़ पाएगी। शांत रहिए अभी, ठीक है। प्रभा जी प्लीज, बाकी मेहमानों को भी आप थोड़ा देरी से जुड़ी, बहुत सारे सवाल थे, आपने अपनी बारी के दौरान उनका जवाब नहीं दिया। अब एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो सबको सुन पाएंगे, ठीक है। दीपक जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर मलिक जी के पास जाएंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ, शिक्षा सचिव के खिलाफ जांच बैठनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उच्च स्तर पर कार्रवाई नहीं होती 20 रुपए में। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जब अभिभावक को वो स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए कह सकती है, तो अपने मंत्री और सचिव के खिलाफ एग्जैक्टली ये मॉरल साइंस का मुद्दा नहीं है कि आपने नैतिकता सिखा दी कि आप जाइए इस पर कंप्लेन करिए। आप क्या कर रहे हैं, आप पावर में बैठे हैं, ठीक है। चलिए दीपक मलिक जी, सर क्या कहना चाहेंगे, इन कार्यवाहियों से कुछ होगा क्या? आप निचले स्तर पर 2-4 लोगों पर डंडा चला देंगे, क्या बदलेगा? ऐसा होता है, अभी तक का जो रिकॉर्ड है, उत्तराखंड की सरकार ये प्राइवेट स्कूलों के प्रवक्ता की तरह से काम करती है। उनके नीतिगत फैसले बनाने में उनकी हेल्प करती है, उनको बचाने का काम करती है। आज तक उत्तराखंड में अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री होते थे, उस टाइम का फीस एक्ट का मुद्दा है पहले का। चलिए आप कहेंगे ना कांग्रेस की भी बता देते हैं। हरीश रावत जी के टाइम में प्रदेश की शिक्षा नीति जिसमें फीस एक्ट वगैरह सब आते हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था। अगले दिन विधानसभा का सत्र था, रातों रात पता नहीं कौन सी मैजिक स्टिक चली कि अगले दिन वो ड्राफ्ट नहीं आया। चलो वो तो एक बात हो गई, लेकिन ये लोग तो कांग्रेस को कोसते हुए आए हैं। आज तक दिन में 10 बार वो ये करते रहेंगे, कांग्रेस ने गड्ढे खोदे। आप लोगों ने कौन से भर दिए आज तक प्रदेश में फीस एक्ट बनना? पहला तो क्वेश्चन ये है। नंबर 2, अगर माना कि प्राइवेट पब्लिकेशन सभी स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स लगा रहे हैं, साथ में उसके एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो भी दे रहे हैं। सेलेक्टेड है इस जो ड्रेसेस की यूनिफॉर्म की शॉप, वहां पर भेज रहे हैं। हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है, 2 साल में 3 साल में। अरे क्यों करते हैं ये बताइए। अगर माना इतनी बात करने, पेरेंट्स शिकायत करें, अरे पेरेंट्स सबके कहीं के मंत्री पार्टी के पदाधिकारी हैं क्या कि स्कूल वाले उनसे डरेंगे? आपके खुद के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, किसी के भी मंत्री के, संतरी के, किसी के भी। इनको खुद के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने हैं। लास्ट में ये थकार के एक बात बोल देते हैं, सरकारी स्कूल में जाइए। सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें, वहां पर स्वीपर तक नहीं है। हमारे बच्चे वहां झाड़ू लगाएंगे, मेरे हो, आपके हो, किसी के भी हो। आपका एक बार की पहले की खबर बता रहा हूं, जहां बीजेपी का ऑफिस है ये परेड ग्राउंड में, यहां पर पीछे एक स्कूल चलता है। एक बार मैं डिबेट में था तो प्रवक्ता आई हुई थी एक, उनको यह भी नहीं पता कि पीछे एक सरकारी स्कूल चलता है। वहां की एक न्यूज़पेपर में फोटो पब्लिश हुई थी कि बच्चा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है। क्या सभी स्कूलों में स्वीपर्स हैं? सोचकर देखिए, नेपाल हमारे से कितना गरीब देश है, वहां सरकार बदली, जनजेड ने क्रांति लाई। पुराने जो पॉलिटिशियंस थे उन सबको जूते मार मार के जेलों में बंद किया गया। होना यहां भी यही चाहिए। आज जो नई सरकार आई है, बालन शाह जो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल टोटल बंद करा दिया। कोई बड़े से बड़ा अधिकारी बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है। हाँ, होगा अपने घर का होगा, सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की फाउंडेशन कर दी है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी की परंपरा के लोग, हर बात में सनातन का, गुरुकुल का जिक्र करने वाले लोग, ये आज तक फीस एक्ट भी नहीं बना पाए। सीधी बात है, ये प्राइवेट स्कूलों के शिक्षा माफिया के हिडन में प्रवक्ता बने हुए हैं। कहते हैं कि पेरेंट्स शिकायत करें, अभिभावक शिकायत करेंगे, उनके बच्चे ठीक है। नहीं, अभिभावकों को रास्ता बता दिया गया, लेकिन खुद क्या रास्ता, किस रास्ते पर चलना है वो नहीं बताया गया। ठीक है मैम, ठीक है सर, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। ठीक है दीपक जी आएंगे। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, आपको लगता है कि अभी बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, वो तो खैर भारत में मुझे लगता है संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार समान शिक्षा समान अधिकार की बात करते आ रहे हैं,
इन सब के अगर जो ये तो शिक्षा के जो प्राइवेट शिक्षा तंत्र शिक्षा माफिया है उसके ये पार्ट है। ठीक है दीपक जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में, प्लीज अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे सर? ये चूक तो बिल्कुल नहीं है, ये तो साफ हो चुका है। एक बार, दो बार, तीन बार आप हर साल वही मुद्दे जब भी सेशन शुरू होता है उससे पहले अभिभावक परेशानी में इस मुद्दे को उठाते हैं। कितना बोझ पड़ता है, एक तो महंगी फीस स्कूलों की। आपने शिक्षा नीति में कभी कोई नियम कानून बनाने का प्रयास ही नहीं किया? देखिए ये जो एनसीईआरटी का गठन से लेकर शिक्षा के सुधार में प्रोफेसर यशपाल समिति की जो रिपोर्ट को पहले तो बनाना और फिर उसको लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करना, ये कांग्रेस के समय में हुआ और कांग्रेस ने क्योंकि स्कूल बनाए हैं तो शिक्षा में सुधार की बात को दीपक मलिक जी ने एक बात उठाई जिसमें कहा गया कि शिक्षा माफियाओं ने कांग्रेस की सरकार के समय में शिक्षा नीति को और उसमें सुधार को लागू होने से रोकने का काम किया। मैं निश्चित रूप से इसको स्वीकार करता हूँ और ये हुआ। जो लॉबी जो शिक्षा जो स्कूलों की थी जिसमें हो सकता है कि 10%, 15%, 20% स्कूल उन लोगों के हों जो कांग्रेस बैकग्राउंड के लोग हों, लेकिन उसमें सभी तरह के लोग और वो शिक्षा माफिया आज भी पूरे शिक्षा तंत्र पर हावी है। वही वो लोग हैं जो सरकारी शिक्षा को कमजोर और हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वही शिक्षा माफिया है जो निजी क्षेत्रों में जब एनसीईआरटी की सस्ती किताबें जो सब्सिडाइज रेट पर छपती हैं उनको लागू करने का काम किया तो उन्होंने बगल के रास्ते से कंप्यूटर, आर्ट्स, मॉरल एजुकेशन और समान 2-3 चीजें और निकालकर उनका दबाव बनाने, प्रैक्टिकल की भी जो बुक्स है वो भी छापने की कोशिश की और उससे केवल अभिभावकों को लूटने का काम किया गया है। ये जो मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार केवल बीजेपी सरकार में है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के समय में भी कई जगह पे रहा है और आज भी हम लोगों को इससे राजनीतिक सीमा से ऊपर उठकर इसकी आलोचना करने की और इसको समाप्त करने का भी बीड़ा उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हो। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने कम से कम इस बात को स्वीकारा और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं समझा, ये अपने आप में बड़ी बात है। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरुण जी, नेपाल में ये हो सकता है लेकिन भारत में इसकी उम्मीद करना क्या गलती नहीं होगी? क्योंकि समान शिक्षा, समान अधिकार की बात हम बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, कोई इस पर लागू करना तो दूर मुझे लगता है विचार भी नहीं करता है। गरिमा, एक मजेदार बात बताऊंगा, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। जब अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री थे तो एक योजना आई थी केंद्र सरकार से कि सारे स्कूली जो बच्चे हैं 10वीं से ऊपर उनको टैबलेट दिए जाने थे और मजेदार बात यह थी कि अधिकारियों ने जो आउटडेटेड हो चुकी है विंडोज 7 प्रपोज की और जब मुझे पता लगा था कि बताइए आज की तारीख में विंडो 10 चल रही है और वो 7 प्रपोज कर रहे हैं तो मैंने उस पर आपत्ति की थी और अरविंद पांडे जी ने उसमें जांच बैठाई और उसके बाद वो पूरी की पूरी प्रक्रिया निरस्त करी तो वो विंडोज 7 वाले बढ़ नहीं पाए ना आ पाए। उसके बाद यही प्रक्रिया चली कि विंडो 10 वाले टैबलेट दिए जाएंगे। तो ये उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको किस तरह विभाग को जो कॉकस होता है वो किस तरह घेरे में लेता है। दूसरी चीज, बहुत अगर आप बाजार से ड्रेस खरीदते हैं किसी भी स्कूल की तो उसकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है बता नहीं सकते, लेकिन उसके दाम इतने ज्यादा होते हैं कि मेरी बेटी अभी 11वीं क्लास में आई है, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन उसको उम्मीद है कि 11वीं में आ जाएगी तो वो क्योंकि अब तक वो पैंट शर्ट चल रही थी अब सूट चल रहा है। मैं सूट लेने गया, आप विश्वास करेंगी 2 जोड़ी कुर्ता और सलवार और चुन्नी 1840 रुपए की और इतना घटिया कपड़ा मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो मजबूरी है कि स्कूल में ड्रेस पहन के जाना है तो हमें लेनी और उसके लिए दुकानें विकल्प सीमित है हमारे पास जो हम अभिभावक हैं। नहीं, सीमित बनाए गए हैं, सीमित है नहीं, वो सीमित बनाए गए हैं जानबूझकर। जो मैं कह रहा हूं मतलब ये पेरेंट्स की मजबूरी है कि उन्होंने स्कूल का जो भी सामान लेना है निश्चित है। पिछली बार 10वीं क्लास में वो थी तो एनसीईआरटी की किताबें चलती थी तो स्कूल से मतलब क्लास से ये सजेस्ट किया गया
कि फलाने फलाने सब्जेक्ट में अगर आप ये एडिशनल किताबें खरीद लेंगे तो आपकी तैयारियां ज्यादा अच्छी हो। मतलब इनडायरेक्टली उन्हें सजेस्ट किया गया कि आपको एक्स्ट्रा बुक लेनी ही पड़ेगी ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। बच्चा तो प्रेशर पेरेंट्स में ही बनाएगा कि भैया किताबें लेके आओ। तो ये तमाम चीजें हैं। ये देखिए, ये एक राजनीतिक चालें हैं स्कूल एजुकेशन की। और आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें आरटीआई के तहत घपलेबाजी हो रही है। अभी तो एक ऋषिकेश में शिक्षा का अधिकारी पकड़ा गया आरटीआई की बिल पास करने के नाम पे जो रिश्वत ले रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं। और देखिए, निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा बहुत सेंसिटिव विषय है जो भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए कम से कम शिक्षा को इस तरह बनाना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बना सके, अच्छे छात्र बना सके। और उसके लिए कम से कम हम अभी से उनको बचपन से चोरी करना ना सिखाएं। मुझे लगता है ये चोरी ही है। जिस तरह किताबों की बात आ रही है, ड्रेस की बात आ रही है या और चीजों की बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरह की चोरी है। और कम से कम उन नौनिहालों को जिन्होंने प्रदेश का, देश का भविष्य बनना है, इससे दूर रखना चाहिए। जी गरिमा। ठीक है प्रभा जी, अब आप सभी को सुन चुकी हैं जो लापरवाहियां हैं, जो लिमिटेशन सेट कर दी जाती हैं, जो मजबूरियां होती हैं अभिभावकों की। और देखिए, बहुत सारे लोग तो कम से कम मजबूरी में ही सही लेकिन अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इन्हीं सारे कारणों के चलते अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर अन्य स्कूलों में डालते हैं, क्योंकि उन पर उतना बोझ डाला जा रहा है जो शायद वो नहीं सह पाते। क्यों आखिर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता? क्यों समान शिक्षा भारत में संभव नहीं है? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षा है और हम कहते हैं स्वास्थ्य, दो चीजें किसी भी देश में हो बहुत जरूरी हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना हो तो वहां की सरकार को सबसे पहले इन व्यवस्था को ही देखना चाहिए, चाहे वो देश की बात करे, चाहे वो राज्यों की बात करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो बिल्कुल ये व्यवस्थाएं ही देश को आगे भी ले जाती है। और अगर हम विकसित राष्ट्र की भी बात करें, विकसित राज्य की बात करें, तो ये चीजों पर बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और जब ये चीजें सामने आती हैं, बिल्कुल सही बात है, तो उनके ऊपर देखिए सरकार, अब देखिए हमारी सरकार ने संज्ञान भी लिया और मैं कहूंगी जो भी उनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। और उसी का मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब पिछले साल इसी प्रकार यहाँ हुआ था हमारे जिले में, तो जिस प्रकार कठोर कार्यवाही प्रशासन के द्वारा ली गई थी, तो इस बार हमें उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली है। लेकिन भविष्य में भी देखिए, जो हम लोग जनता है, हम लोग इसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, समाज में हम लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें भी सूचनाएं भी देनी पड़ती है, क्योंकि देखिए कई बार स्कूल में है, कई हमारे बच्चे वहां से निकल जाते हैं, सिस्टम हमें लगता है किताबें ये चल रही है, यही है, रिफ्रेशर कोर्स वहां पर लगाए जाते हैं। अब लेकिन जब नई शिक्षा नीति आई है, उसमें अगर पर्टिकुलरली कहा गया है कि आप एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। और यही चीज सामने आ रही है कि जब सब कुछ चेंज हो गया है, कहीं से भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही, तो तुरंत प्रशासन उसको ले रहा है संज्ञान में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है, चिंतित है, और आने वाले समय में इसके लिए कड़े कानून भी बनाए जाएंगे, ताकि चलिए हम इंतजार करेंगे उस समय का। ठीक है प्रभा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, उठाए। और कोई भी प्राइवेट स्कूल जब भी कोई नियम कानून वो तय करे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कॉलम जरूर होना चाहिए कि भाई जो, अरे ये आप ही का काम है। कोई प्राइवेट स्कूल आज से थोड़ी खुले कि एकदम अभी साल 2 साल या महीने 2 महीने पहले की ये बात है। इसमें पहले भी कदम हो सकता था। स्कूल होते हैं लेकिन वो हर साल अपनी फीस हो गई। अभी तो इसी पर तो रोक लगाना है ना कि आपको हर साल अपनी फीस नहीं बढ़ानी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि, लेकिन जिस प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, तो मुझे लगता है कार्यवाही से आम जनता संतुष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है प्रभा जी, और यही वजह है कि अभिभावक स्कूलों के बाहर फिर हंगामा करने। चलिए लौटेंगे मैम, प्लीज अब थोड़ी देर शांत रहिएगा। दीपक मलिक जी को सुन लेते हैं। दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है, अभी इन्होंने बताया कि परिवहन की इन्होंने फीस 2200 रुपए देहरादून में मिनिमम घोषित करा दी गई। जो 1500 रुपए भी लेता था ना मिनिमम, इन्होंने 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की 2200 रुपया देहरादून में फीस डिसाइड करा दी है प्राइवेट वैन वालों की। ठीक है, जो 1500-1400 रुपए लेता था ना, वो भी 2200 रुपए के लिए मुंह खोल रहा है। अब बताइए, ये स्कूलों के प्रवक्ता नहीं है, इनको तो जो भी काम करना है ना,
हर चीज में ये पेच छोड़ते हैं जिससे कि भ्रष्टाचार पनप सके। बाजी इसमें फीस एक्ट क्यों नहीं बना आज तक? फीस एक्ट क्यों नहीं बना? आपके जो प्रभा जी रुकिए मैम उसमें प्लीज। दायरा जो लिया गया था उसमें ये हाँ। कहा गया था कि जो 2200 रुपए 3 किलोमीटर वाले लोग आए थे उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया था। ऐसा हाँ, नहीं है, और- अगर शुरू के 1800 अच्छा। से लेके हुआ था तो उसके बाद के जो पेरेंट्स की शिकायतें आई थी वो ये आई थी किलोमीटर कि के अगर हिसाब से हमारा नहीं हो इतने सकता था। किलोमीटर के दायरे में, तो देखिए वो जो यानी- नियमावली बनी गई थी वो सारी चीजों को ध्यान में वो रखकर 5 बनाई थी। किलोमीटर वाले के लिए बना दी गई है। 2100 2 था। किलोमीटर वाला। चलिए कुल 5 मिलाकर किलोमीटर वाला। शिक्षा इतनी महंगी है भारत में कि हर व्यक्ति इसे शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और यही वजह है कि अलग अलग चीजें जो हैं वो सामने मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा नीति पर आज सबसे तक बड़ी बात नियम एक कानून है। क्यों नहीं बने, ये अपने आप में बड़ी बात है ना। फीस एक्ट नहीं लगातार बनाया भ्रष्टाचार होता है, किताबों में भी, छपाई में भी, प्रकाशन में भी, पब्लिशर्स बदल जाते हैं, नकली किताबें आ जाती हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने एक पूरा प्रोसीजर सेट कर रखा है, सिलेबस सेट कर रखा है, लेकिन वो भी बदल जाता है। आप हर जगह अलग चीजें लागू कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। समान शिक्षा को लेकर मुझे लगता है सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि चीजें बेहतर हो सके। वक्त की कमी के चलते चर्चा को रोकना पड़ रहा है। शुक्र सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो 46 स्कूलों को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन क्या इस नोटिस के बाद कोई बड़ा एक्शन होगा? क्या शिक्षा को लेकर सरकार सजग होकर कोई बड़े कदम उठाएगी और कोई सुधार लेकर आएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।